और बड़ी खबर यमन से। यमन में इजरायल की मिसाइल स्ट्राइक से जुड़ा बड़ा अपडेट। हूती के ठिकानों पर भीषण बमबारी। सना में 30 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है इजरायल ने। हूती से जुड़े 50 से ज्यादा टारगेट ध्वस्त। एक और बड़ी खबर यमन में स्ट्राइक से जुड़ा अपडेट है। ये हमले में हूती का ऑयल स्टेशन बर्बाद कर दिया गया। हूती के कई ऑयल स्टेशन में आग लग गई। सना से आई है हमले की भयावह तस्वीरें। यमन में भयंकर स्ट्राइक की है इजरायल ने और उसकी तस्वीरें लगातार आपको टीवी 9 दिखा रहा है। ऑयल स्टेशन, पावर स्टेशन, प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं छोड़ा इजरायल ने। यमन में स्ट्राइक से जुड़ा एक और अपडेट है। इजरायली हमले में हूती के पावर स्टेशन ध्वस्त। हूती के पावर प्लांट में भी आग लगी है। जबरदस्त बमबारी की है यमन में इजरायल ने। ये देखिए तस्वीरें, ये लपटे देखिए, ये आग का गोला देखिए। ये है इजरायल की स्ट्राइक का असर। और यमन में स्ट्राइक से जुड़ा एक तीसरा अपडेट है। इजरायल ने राष्ट्रपति भवन को टारगेट किया है। सना में पुराने राष्ट्रपति भवन पर हमला किया है इजरायल ने। राष्ट्रपति भवन के जलने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार देखिए, राष्ट्रपति भवन से निकलता धुआं देखिए। तो धुआं कर दिया है इजरायल ने सना में। इतना बम मारा है कि हूती के 50 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। और ये बदला है उस बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए हमले का जो हूती ने इजरायल पर किया था। और ये उसके बाद इजरायल के बदले की तस्वीरें। हमने आपको बताया प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हमने आपको बताया ऑयल स्टेशन, हमने आपको बताया पावर स्टेशन, लेकिन हूती के ठिकानों को भी नहीं छोड़ा है इजरायल ने। तो ये 3 तस्वीरें, ऑयल स्टेशन भस्म, पावर स्टेशन भस्म, राष्ट्रपति भवन ध्वस्त। ये तस्वीरें देखिए, ये सना में, यमन की राजधानी सना में, मिडिल ईस्ट में यमन की राजधानी सना में ये इजरायल का फाइटर जेट से किया गया हमला है। तो ये खबर आपको हम देते रहेंगे, इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिर से यूक्रेन की तरफ चलते हैं। यूक्रेन में रविवार को स्वतंत्रता दिवस पर शानदार समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन जश्न से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस के 12 प्रांतों पर हमला किया। रूसी एनर्जी सेक्टर पर हमले के सिलसिले को जारी रखते हुए यूक्रेन ने लुगा पोर्ट पर हमला किया। यहां रूस का बहुत बड़ा गैस प्लांट है। इसके अलावा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के लगातार हमलों की वजह से रूस में तेल और गैस की किल्लत और बढ़ने वाली है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बीच खबर यह भी आई है कि अमेरिका ने रूस में हमलों की रफ्तार को रोकने के लिए अटैक-एमएस मिसाइलों से प्रहार पर पाबंदी लगा दी। यूक्रेन की जमीन से निकलते ड्रोन और रूस की जमीन पर उठता आग का ये गुबार। एक बार फिर ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन ने संदेश दिया है कि यूक्रेन स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की खास पोशाक में देश की स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए, तो वहीं इस दिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का सीना गर्व से चौड़ा रहे, इसका इंतजाम उनकी सेना ने कर दिया था। रूस से 2 भयावह तस्वीरें सामने आई। उस्त-लुगा पोर्ट पर नोवाटेक गैस टर्मिनल आग की लपटों से घिरा है, तो वहीं रोस्तोव के नोवोशाखेतिन्स्क रिफाइनरी में आग अब तक नहीं बुझी। रिपोर्ट के मुताबिक उस्त-लुगा पोर्ट पर यूक्रेन के 10 ड्रोन गिराए गए, लेकिन फिर भी तबाही नहीं डाली जा सकी।
रिपोर्ट के मुताबिक गैस प्लांट का कोर हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। क्रायोजेनिक गैस का प्रोडक्शन अब नहीं हो सकेगा। इस प्लांट से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की सप्लाई होती थी। शनिवार रात से रूस पर यूक्रेन ने भीषण हमले की शुरुआत की और रूस के कई प्रांतों को एक साथ निशाना बनाया गया। हमले में यूक्रेन ने 120 ड्रोन का इस्तेमाल किया। 95 ड्रोन रूसी एयर डिफेंस से गिरा दिए गए, लेकिन यूक्रेनी हमले पूरी तरह से रोके नहीं जा सके। यूक्रेन ने रूस के फ्रंट लाइन से लेकर राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक ड्रोन से हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 10 से अधिक इलाकों पर हमले की कोशिश हुई। रूस के ब्रियांस्क, तवे, कलुगा, ओरियोल, ताम्बोव, नोवोग्रोद, बेल्गोरोद, रोस्टोव, कुर्स्क, स्मोलेंस्क, समारा और लेनिनग्राद तक हमले हुए। इसके अलावा क्रीमिया और तातारिस्तान में भी धमाके हुए। सेंट पीटर्सबर्ग, जो राष्ट्रपति पुतिन का होम टाउन है, वहां सुरक्षा के लिए कई एयर डिफेंस तैनात थे, लेकिन यहां भी यूक्रेन के ड्रोन तेल ठिकाने पर गिरे। यह रूस का तेल निर्यात सेंटर है, जो अब आग की लपटों से घिर चुका है। सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले के दौरान दहशत मची रही। एक भी रूसी विमान ने इस दौरान टेक ऑफ नहीं किया। 60 विमानों को कैंसिल किया गया। रूस का पोलकोवो एयरपोर्ट 18 घंटे तक बंद रहा। उत्सलुगा के अलावा रूस के सीजरान ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। ड्रोन से यहां 20 धमाके हुए और उसके बाद आग की लपटें उठने लगी। अगस्त में रूस के 10 तेल ठिकाने जल चुके हैं। गैस के लिए कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। तेल गैस की कमी को पूरा करने में मुश्किल हो रही है। रूसी अर्थव्यवस्था पर यूक्रेन के भारी प्रहार की चर्चा पेंटागन तक है। अमेरिका को अब यूक्रेन में बड़ी अनहोनी का संदेह है। ट्रंप को लग रहा है कि पुतिन यूक्रेन से बहुत बड़ा इंतकाम ले सकते हैं। आपको संक्षेप में दिखाते हैं कि कैसे 30 से भी कम दिनों में यूक्रेन ने रूस के तेल व्यापार को नुकसान पहुंचाया है। उधर अगस्त में रूसी तेल ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी, तेल डिपो के साथ तेल ले जाने वाली ट्रेन पर भी हमले किए हैं, जिसकी वजह से रूस में तेल की किल्लत हो गई है। रूस में तेल गैस की इतनी कमी हो गई है कि तेल और गैस की कीमत में इजाफा करना पड़ा है। रूस में तेल और गैस की कमी को दूर करने के लिए पुतिन अब तेल निर्यात रोकने के लिए मजबूर है। शनिवार के हमलों से पहले की बात करें तो 20 अगस्त को नोवोसाखिरिन्स्क रिफाइनरी पर हमला हुआ। 15 अगस्त को रूस की लुक ऑयल रिफाइनरी में हमले से आग लग गई। 14 अगस्त को रोसनेफ्ट ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया। इससे पहले 10 अगस्त को सारातोव रिफाइनरी को यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया था। 7 अगस्त को एफिप्सकी रिफाइनरी भी हमले की वजह से बंद कर दी गई थी। 2 अगस्त को नोवोकुइबेशेवस्क रिफाइनरी पर हमला किया गया था। इसी रेयाजान रिफाइनरी पर भी इसी समय हमला किया गया था। रूस के स्तावरोपोल में एक पूरा बाजार जलकर भस्म हो गया। रूसी मीडिया ने आग की वजह का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से यहां तबाही मची। यूक्रेन में रूसी सप्लाई लाइन को काटने के लिए एक बार फिर वोल्गोग्राद और रोस्तोव में रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया। हमलों की वजह से रूस की 40 से अधिक ट्रेन कई घंटे रुकी रही। डोनेस्क में इन्हीं इलाकों से हथियार और सेना को रसद की सप्लाई हो रही है। डोनेस्क में भी रूसी सेना ने मुकाबला तेज कर दिया है। यूक्रेनी सेना अब रूसी फौज पर लगातार हमले कर रही है।
डोनेस्क में रूस के 16 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। लुहांस्क में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से एक ऐसे ठिकाने को तबाह कर दिया जहां रूसी सैनिक रह रहे थे। दावा है कि सभी रूसी सैनिक बूचा नरसंहार में शामिल थे। यूक्रेन ने सैनिकों को मारने के लिए एक घर को तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अब ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जिसे रूसी एयर डिफेंस गिरा नहीं पा रहे। पानी के रास्ते हमले के लिए भी यूक्रेन ने एक नया सरफेस ड्रोन तैयार कर लिया है। यह ड्रोन सिर्फ विस्फोटक से धमाके नहीं करता, बल्कि इस पर कई हथियार भी फिट किए जा सकते हैं। छोटे आकार का यह सरफेस ड्रोन भारी वजन उठाने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की वजह से यह ड्रोन दुश्मन पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। और यूक्रेन कई तरह के ड्रोन से हमले कर रहा है। इसमें ल्यूटी ड्रोन की खास चर्चा है क्योंकि दावा है कि यह 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यह ड्रोन 50 से 75 किलोग्राम के वॉरहेड से हमला करता है। 4 वॉल्व एयर कूल्ड इंजन की वजह से यह काफी दूर तक जाने में सक्षम है। वही यूक्रेन वंशी ड्रोन भी बना चुका है। यह ब्रिटिश ड्रोन की नकल है जिसमें इसकी रेंज तो सिर्फ 100 किलोमीटर है, लेकिन यह डबल जेट इंजन की वजह से 720 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है और एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। रूस पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले से ज़ेलेंस्की उत्साहित है। स्वतंत्रता दिवस मौके पर ज़ेलेंस्की ने फिर कहा कि यूक्रेन अपनी आजादी को कायम रखने के लिए यह लड़ाई जारी रखेगा। यूक्रेन के इस उत्साह के बीच एक बुरी खबर भी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने यूक्रेन को अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर करने से रोक दिया है। वहीं कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि आक्रामकता का जवाब सिर्फ रक्षा से नहीं दिया जा सकता। उनके इस बयान को यूक्रेन को रूस पर हमला करने के एक ग्रीन सिग्नल के तौर पर देखा गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के घातक हमलों के बाद ट्रंप की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप को लग रहा है कि ऐसे हालात में पुतिन का गुस्सा और भड़क सकता है और युद्ध विराम कराना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आईडीएफ ने हूती के ऑयल डिपो पर बमबारी की। 10 से ज्यादा ऑयल डिपो पर आईडीएफ ने हमला किया है। 2 बिजली संयंत्रों को भी निशाना बनाया है आईडीएफ ने। उधर इजरायल ने 10 मिनट में यमन में तबाही मचाई। 50 से ज्यादा हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 12 इजरायली फाइटर जेट ने कोहराम मचाकर रख दिया। तो ये तस्वीर यमन की है, यमन की राजधानी सना की, जहां पर इजरायल की सेना ने, इजरायल की वायुसेना ने जबरदस्त अटैक किए हैं। और उसके बाद देखिए कैसे ये सब ये धुआं ये आग चारों तरफ। उधर यमन पर इजरायली हमले के बाद ईरान में खौफ है। सर्वोच्च नेता खामनेई ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। यमन का खौफ ईरान तक। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने अपना भाषण बीच में रोका और बीच में ही भाषण छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। तो एक तरफ यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है, तो वही दूसरी ओर पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। रूसी सेना डोनेस्क और ज़ैपोरिजिया में तेजी से आगे बढ़ रही है। वही फ्रंट लाइन से लेकर रिहायशी इलाकों तक फैब बम से हमले जारी हैं। इन हमलों की वजह ज़ेलेंस्की का जंगी प्रण माना जा रहा है। दरअसल यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है, यूक्रेन ना तो रूस को अपनी जमीन देगा और ना ही कोई समझौता करेगा। ऐसे में जहां युद्ध विराम की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, वहीं माना जा रहा है कि पुतिन अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना रुकने वाले नहीं। में 2 बड़ी बातें कही। नंबर 1, यूक्रेन कोई समझौता नहीं करेगा।
नंबर 2, रूस को अपनी 1 इंच जमीन नहीं देगा। ज़ेलेंस्की के इस ऐलान के साथ ही युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह खत्म मानी जा रही है। दावा है कि ज़ेलेंस्की अब पुतिन के साथ किसी वार्ता या समझौते के मूड में नहीं। युद्ध विराम की संभावनाएं खत्म होने के बाद पुतिन ने अपना निप्रो मिशन लॉन्च कर दिया। साथ ही पुतिन की सेना यूक्रेन फ्रंट लाइन को ध्वस्त करने के लिए जबरदस्त बारूद बरसा रही। डोनेस्क में कोंटानेव्का के पास यूक्रेन सेना के बेस को तबाह कर दिया। यहीं रूसी सेना ने FAB 500 बम से हमला किया। वोल्चांस्क में भी रूस ने FAB 500 बम गिराकर एक यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर दिया। मिरोग्राद में रूस ने FAB 3000 बम का इस्तेमाल किया। हमले में यूक्रेन की UAV पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई। खेरसोन में भी रूस ने एक UAV पोस्ट को तबाह कर दिया। यहां रूस ने X-39 मिसाइल का इस्तेमाल किया। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सैनिक ट्रेंचों में घुस-घुसकर यूक्रेनी सैनिकों को तबाह कर रहे हैं। रूस की कोशिश जल्द से जल्द ज़ेपोरिज़िया से लेकर डोनेस्क तक यूक्रेन की फ्रंट लाइन को कमजोर कर आगे बढ़ने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी जमीन पर कब्जा किया जा सके। बीते एक हफ्ते में रूस ने ज़ेपोरिज़िया के 2 इलाकों पर कब्जा किया। वहीं डोनेस्क में भी एक इलाके पर कब्जे में रूस को कामयाबी मिली। एक हफ्ते में रूस 55 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। डोनेस्क की बात करें तो यहां फ्रंट लाइन पर हुए हमलों में 600 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। वहीं 20 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। रूसी सेना के आक्रामक रुख को पुतिन के नीप्रो मिशन का नतीजा माना जा रहा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति की कोशिश निप्रो नदी के पूर्वी तट तक कब्जे की है। खरसोन में रूस का कब्जा है और यहां से गुजरने वाली नदी का पूर्वी तट भी रूस के कंट्रोल में है। वहीं ज़ेपोरिज़िया का करीब 70% इलाका रूस के पास है। अब रूस की कोशिश पूरे ज़ेपोरिज़िया पर कंट्रोल कर यहां से बहने वाली नदी के संपूर्ण पूर्वी तट पर कब्जे की है। इसके लिए रूस ने ज़ेपोरिज़िया में मौजूद उस्पेनिवका में अभियान शुरू किया है। निप्रो नदी से इस इलाके की दूरी करीब 88 किलोमीटर है और यहां मौजूद रूसी सेना तेजी से फ्रंट लाइन को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं रूस की एक टुकड़ी पोक्रोवस्क से भी आगे बढ़ रही है। यहां से निप्रो नदी 140 किलोमीटर दूर है। इस टुकड़ी को नदी के उस हिस्से पर कब्जे का अभियान सौंपा गया है जो निप्रो पेट्रोवस्क से होकर बहता है। ज़ेलेंस्की का प्रण और पुतिन का आक्रामक रुख। भविष्य में जंग के और ज्यादा भड़कने की गारंटी माना जा रहा है। इस बात की पुष्टि यूरोप से आ रहे बयान भी करते हैं। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काया कल्लस ने अपने एक बयान में कहा, पुतिन ट्रंप के युद्ध विराम समझौते पर हंस रहे हैं। वहीं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, आने वाले हफ्ते या महीनों में युद्ध विराम बेहद मुश्किल होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति बीते 2 हफ्तों से युद्ध विराम के लिए हर संभावित कोशिश कर रहे हैं। 15 अगस्त को ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की तो 18 अगस्त को वॉशिंगटन में यूरोपीय देशों और ज़ेलेंस्की के साथ महामुलाकात की। लेकिन इसके बाद रूस की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नहीं मिलने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने अपने एक बयान में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की धीमी प्रगति को लेकर चिंता व्यक्त की है। वो अब रूस की रणनीतियों से थकने लगे। ट्रंप को 2 हफ्ते में पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक होने की उम्मीद भी ना के बराबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति का धैर्य जल्द जवाब दे सकता है। दरअसल फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब और ट्रंप के संबंध बेहद मजबूत माने जा रहे हैं। ऐसे में स्टब के इस बयान को रूस के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है।
हालांकि रूसी राष्ट्रपति को ट्रंप के क्रोध की कोई परवाह नहीं। यही वजह है कि पुतिन की सेना न सिर्फ फ्रंट लाइन पर तबाही मचा रही है, बल्कि रूसी शहरों को भी दहिलाया जा रहा है। और बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त हमले किए। दावा है कि रूसी सेना के टारगेट पर कुल 6 शहर थे जिन पर रूस ने 102 ड्रोन दागे। 4 किंजल मिसाइलों से हमले किए गए और 3 इस्कैंडर मिसाइलें भी दागी गई, जिससे यूक्रेन में भीषण तबाही मची है। व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमले कर रही है। उसके टारगेट पर न सिर्फ नागरिक इमारतें हैं, बल्कि बिजली संयंत्र और गैस पाइपलाइन पर भी हमले किए जा रहे हैं। डिप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने केएबी बम और ड्रोन से हमले किए। हमलों में 7 मकानों में आग लग गई, वहीं एक गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, जबकि एक बिजली संयंत्र तबाह हो गया। खेरसोन में रूस ने हमला किया, यहाँ भी बिजली संयंत्र को नुकसान पहुंचने की खबर है। सूमी भी रूस के टारगेट पर, यहाँ एक मार्केट पर ड्रोन हमले किए गए। इसके अलावा एक बिजली सब स्टेशन को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन में रूस के नॉन स्टॉप हमले इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि पुतिन सिर्फ डोनेस्क और लुहांस्क तक कब्जा कर रुकने वाले नहीं, उनका लक्ष्य निप्रो तक रूसी झंडा लहराना है, जिसे वो हर हाल में हासिल करके रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। नेतन्याहू ने इजरायली ऑपरेशन को लाइव देखा। वॉर रूम में बैठकर ऑपरेशन को देखा बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू, उनके रक्षा मंत्री कार्ड्स और IDF चीफ ऑफ स्टाफ वॉर रूम में मौजूद थे। इजरायली वायुसेना ने हूती के ठिकानों को निशाना बनाया है। और इजरायली हमले के बाद हूती ने भी हमला किया। बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। आयरन डोम ने मिसाइल को हवा में तबाह किया। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उड़ानें स्थगित हो गई। तो बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला किया हूती ने तब जब इजरायल ने सना में जमकर बमबारी की है। उसके बाद हूती ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया और इसलिए कुछ देर तक उड़ानें वहां पर स्थगित करनी पड़ी। तो यूरोप में महाविनाश का सबसे खौफनाक चरण कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि युद्ध विराम की संभावना करीब करीब समाप्त हो चुकी है। अब पुतिन ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ट्रंप का डबल गेम भी सामने आ चुका है। युद्ध विराम की कोशिश के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजना नहीं रोका। ऐसे में रूस को ट्रंप की मंशा पर शक हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या युद्ध लंबा खिंचेगा? क्या रूस हमलों का विस्तार करेगा? अगर पुतिन ने ऐसा फरमान जारी कर दिया तो सीधा टकराव नेटो से होगा, और नेटो से टकराव का अर्थ है पूरे यूरोप में विध्वंस। Приводи его быка врача. पुतिन का प्रण है, जब तक यूक्रेन का अंत नहीं होता तब तक यूरोप में विध्वंस बढ़ता जाएगा। युद्ध विराम की सभी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। इसीलिए अब तबाही का नया दौर आरंभ हो चुका है। ट्रंप की दोहरी नीति भी सामने आ रही है। एक तरफ युद्ध विराम की कोशिश का दिखावा करते रहे, पहले अलास्का में पुतिन से मीटिंग की, फिर वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की और दूसरे यूरोपीय नेताओं से वार्ता की, जबकि इसी बीच यूक्रेन को बारूद भी सप्लाई किया, यानी विध्वंसक हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंचती रही। ट्रंप की इस चाल से क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है।
सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका यूरोप में विध्वंस रोकना नहीं चाहता और पुतिन को यूक्रेन युद्ध में फंसा कर रखना चाहता है? पुतिन ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अब सीधा टकराव नाटो से हो सकता है। इसकी कई वजहें सामने आ रही। पहली वजह है, नाटो का सदस्य देश तुर्की यूक्रेन में सेना भेज सकता है। दूसरी वजह है, नाटो के दूसरे सदस्य देश भी यूक्रेन में पीस फोर्स भेजने की तैयारी में। तीसरी वजह है, यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज कर दी। चौथी वजह है, बॉर्डर से सटे नाटो देशों के नेटवर्क को रूस जाम कर रहा है। पांचवी वजह है, पोलैंड के पास रूस रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स बना रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, नाटो से अमेरिका का मनमुटाव सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अमेरिका फ्रंट लाइन पर नाटो देशों को रख रहा है, जबकि बैकडोर से यूक्रेन को अमेरिका के इशारे पर हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। रूस ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जासूसी शुरू कर दी। अलास्का के पास अमेरिकी F-16 ने रूसी सर्विलांस विमान को इंटरसेप्ट किया, जिससे क्रेमलिन और पेंटागन में तनाव बढ़ गया। जबकि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 की बड़ी खेप देने के लिए नाटो देशों से कहा। खुद अमेरिका भी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम देने पर विचार कर रहा है। इस बीच अमेरिका यूक्रेन को 3,350 ईरम मिसाइल दे रहा है, जिससे रूस पर बड़े हमले किए जा सके। ऐसे हालात में यूरोप में शांति समझौता कैसे हो सकता है? अब पुतिन ने भी तीसरी वार्ता का विचार त्याग दिया। अब सिर्फ युद्ध के जरिए यूक्रेन का खात्मा करना ही आखिरी विकल्प है। अगर नाटो बीच में आया तो रूस नाटो में भी विध्वंस आरंभ हो सकता है। और रूस नेटो में टकराव बढ़ सकता है, इसलिए नेटो यूरोप में एटमी सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। बेल्जियम में यूएस न्यूक्लियर बेस है, जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जिसकी रूस से दूरी 2253 किलोमीटर है। नेटो का दूसरा न्यूक्लियर बेस पोलैंड में है, जहां 10 B-61 परमाणु बम रखे हैं, जिसकी रूस से दूरी 1223 किलोमीटर है। इसके अलावा जर्मनी में भी यूएस न्यूक्लियर बेस हैं, जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जहां से 1836 किलोमीटर दूर रूस पर कभी भी हमला किया जा सकता है। इसके अलावा इटली में यूएस न्यूक्लियर बेस पर भी 35 B-61 परमाणु बम रखे हैं। साथ ही नीदरलैंड्स में बने यूएस न्यूक्लियर बेस में 15 परमाणु बम हैं, जो रूस से 2200 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये परमाणु बम अमेरिका के हैं और नेटो में अमेरिका का ही दबदबा है। ज़ेलेंस्की बिना सुरक्षा की गारंटी के वार्ता नहीं करना चाहते। पुतिन डोनबास के संपूर्ण विलय की गारंटी के बाद ही युद्ध विराम की तरफ बढ़ेंगे। इस बीच ट्रंप ने भी युद्ध विराम की कोशिशों से हाथ पीछे खींच लिया है। इस बीच यूरोपीय देशों का मंसूबा पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि वो शुरुआत से ही पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं थे। यूरोप ने सर्दियों तक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, जबकि रूस पहले से ही इस परिस्थिति के लिए तैयार था। रूस ने हमले का ट्रेलर दिखा दिया। पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन का विस्फोट हुआ, जो बेलारूस की तरफ से आया, जबकि लिथुआनिया में भी रूसी ड्रोन दाखिल हुए, जिसके बाद नाटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में रूस को काउंटर करने के लिए प्लान बनाया गया, क्योंकि पुतिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर नाटो पर क्रोधित है। पुतिन ने धमकी दे डाली है, अगर बारूद सप्लाई नहीं रोकी तो युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। फिर टकराव सीधे नाटो से होगा, जहां रूस परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो रूस के टारगेट पर यूएस नेवल बेस है, जिसमें पहले नंबर पर अटलांटिक महासागर में पड़ने वाला नॉरफोक नेवल बेस है। यह अमेरिकी बेस दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर डॉकयार्ड है। साथ ही इसे यूएस अटलांटिक फ्लीट का होम पोर्ट भी कहा जाता है। अमेरिका ने यूरोप अटलांटिक में ऑपरेशन का कमांड सेंटर बनाया है।
दूसरा टारगेट सैन डिएगो बेस है जो प्रशांत महासागर में पड़ता है। इसे यूएस पैसिफिक फ्लीट का होम पोर्ट कहा जाता है। यहां 50 से ज्यादा वॉरशिप की तैनाती की गई है। यह इंडो पैसिफिक में ऑपरेशन का कमांड सेंटर है। तीसरे टारगेट पर पर्ल हार्बर है जो प्रशांत महासागर में है। यहां यूएस पैसिफिक फ्लीट का हेडक्वार्टर है। साथ ही यहां अमेरिका का समंदर का सबसे बड़ा एयर स्टेशन मौजूद है। इसके अलावा चौथे नंबर पर गुआम नेवल बेस है। यह भी प्रशांत महासागर में है। इस बेस पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की गई है। इससे साउथ चाइना सी में निगरानी रखी जाती है। पांचवा टारगेट हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में पड़ने वाला मनामा है जो बहरीन के पास पड़ता है। इस जगह यूएस 5th फ्लीट तैनात है। इससे मध्य पूर्व देशों पर निगरानी रखी जाती है। साथ ही यहां लाल सागर में ऑपरेशन का कमांड सेंटर भी है। रूस और यूक्रेन दोनों अपनी मिसाइल पावर बढ़ाने में लगे। इस बीच नाटो ने भी यूरोपीय देशों से नए हथियारों के प्रोडक्शन के लिए कहा है। काला सागर में हालात काफी खौफनाक हैं। अब रूस भी बड़े पलटवार की तैयारी में है क्योंकि ज़ेलेंस्की के एक बयान ने पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है, मैं पुतिन से तब तक नहीं मिलूंगा जब तक यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। रूस पर दबाव बनाना जरूरी है अगर शांति प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि किसी न्यूट्रल जगह पर वार्ता हो सकती है। इसके लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की और ऑस्ट्रिया में से किसी जगह चुनने का सुझाव दिया है। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि तीसरे दौर की वार्ता होगी क्योंकि दोनों तरफ से हमले नहीं रोके जा रहे हैं। वैसे भी रूस ने यूक्रेन के 5वें हिस्से से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। जिन इलाकों को रूस चाहता है वहां 90% उसका कंट्रोल हो चुका है। यानी सिर्फ उन इलाकों के 10% हिस्से पर कब्जा करना बाकी है जो रूस कभी भी कर सकता है। जबकि नाटो देशों को अंदाजा हो गया है कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए रोमानिया से लेकर बाल्टिक देशों तक हथियारों की तैनाती की जा रही है। एयरबेस वॉर रेडी किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन में शांति सेना भेजने का फैसला करके नाटो ने संकेत दे दिया है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो यमन में स्ट्राइक से जुड़ा अपडेट है। इजरायल के हमले का नया वीडियो। स्ट्राइक के बाद सना में बड़ी तबाही, करीब 50 जगहों पर भड़क गई है आग। तो देखिए 50 से ज्यादा जगहों पर आग भड़क गई है, करीब 50 जगहों पर, और बड़ी तबाही मची है सना में। और वो तबाही तो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, कैसे आग लग गई है, कैसे वहां धुआं निकल रहा है और कैसे वहां पर अब उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। यमन में स्ट्राइक से जुड़ा एक और अपडेट है। हूती के कई ठिकानों पर ब्लैकआउट। सना में इजरायली स्ट्राइक के बाद ब्लैकआउट हो गया है। और यह ब्लैकआउट हुआ है पावर स्टेशन पर हमलों के बाद। सना के कई इलाकों में जो ब्लैकआउट हुआ है वो दरअसल पावर स्टेशन पर हमले के बाद हुआ है। बिजली सप्लाई ठप होने से लोग काफी परेशान हैं। तो यूक्रेन रूस युद्ध में शांति स्थापना से पहले रणनीतिक बदलाव का दौर शुरू हो गया है। इस बदलाव के दौर में पुतिन यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर रूसी ध्वज फहराना चाहते हैं, तो ज़ेलेंस्की उस हद तक रूस को कमजोर बनाना चाहते हैं जहां समझौते पर पुतिन की शर्तें हावी ना हो। इसलिए इस समय ज़ेलेंस्की रूस में न्यूक्लियर तबाही के ऑपरेशन को अंजाम पहुंचाने की कोशिश में लगे। अब कैसे लीक हुई यह जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए।
बढ़त बनाने और रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने जिस प्लान के तहत हमले किए हैं, उनमें पहला है रूस की सप्लाई लाइन को तोड़कर ऊर्जा संकट बढ़ाना। और दूसरा है न्यूक्लियर ताकत के सिरमौर रूस को न्यूक्लियर अग्नि में ही भस्म कर देना। इसीलिए 3 साल पहले ही नॉर्ड स्ट्रीम पर हमला हुआ, जिसमें 3 साल बाद इटली से यूक्रेनी सैन्य अधिकारी की गिरफ्तारी हुई। और इससे पहले कि यूरोप मुखालफत कर दे, ज़ेलेंस्की ने द्रुजबा पाइपलाइन को टारगेट किया, स्लोवाकिया और हंगरी में ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया और अब यूक्रेन ने रूसी न्यूक्लियर का इस्तेमाल उन्हीं पर करने का प्लान सक्रिय कर दिया। यह रूस के कुर्स्क का वो न्यूक्लियर प्लांट है जिससे पश्चिमी रूस समेत पूर्वी यूक्रेन तक बिजली सप्लाई होती है। लेकिन 24 अगस्त की सुबह अचानक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की इकाइयों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हुए, जिसमें ट्रांसफॉर्मर यूनिट क्षतिग्रस्त हो गए। दावे के तहत यूक्रेन की तरफ से ब्रियांस्क, कलुगा, स्मोलेंक, लेनिनग्राद, तेवर नोवोगोरोद, ओरियोल, ताम्बोव और कुर्स्क समेत मॉस्को चुवाश पर एक साथ ड्रोन से हमले हुए, जिसमें से 57 ड्रोन को रूस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन कई ड्रोन सटीक निशाने पर गिरे। जिसमें कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन इन हमलों से साफ हो गया है कि ज़ेलेंस्की का इरादा कुछ और है। ज़ेलेंस्की रूस में चेरनोबिल पार्ट 2 को अंजाम देना चाहते हैं, हमला करके रूसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट करना चाहते हैं। इसे युद्ध के दौरान हमले में एक एक्सीडेंट का रूप देना चाहते हैं, ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक से रूस का पश्चिमी हिस्सा तबाह हो जाए। हालांकि इस हमले में कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मर यूनिट नष्ट हुई है, जिससे यूनिट 3 में 50% लोड कम हो गया है, जिसे रिस्टोर करने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की रूस में न्यूक्लियर तबाही क्यों चाहते हैं? इस सवाल का जवाब साफ है कि एक तो ज़ेलेंस्की रूस में न्यूक्लियर संकट खड़ा करना चाहते हैं और दूसरा ज़ेलेंस्की युद्ध की आग को और ज्यादा भड़काना चाहते हैं। इसमें फायदा सिर्फ यह है कि अगर न्यूक्लियर रेडिएशन फैलता है तो पुतिन का पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का ख्वाब टूट जाएगा, और अगर इस कदम से युद्ध भड़कता है तो फिर यूक्रेन को लैंड डील नहीं करनी पड़ेगी, जिससे यूरोप और अमेरिका उनके पक्ष में बने रहेंगे। तो क्या ज़ेलेंस्की आगे भी ऐसे हमले करेंगे? अगर हां, तो टारगेट पर कौन से प्लांट हैं? सूत्र बता रहे हैं कि यूक्रेन का पहला टारगेट कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके अलावा लेनिनग्राद न्यूक्लियर पावर प्लांट भी टारगेट बनाया जा सकता है। अगर वो यहां भी नाकाम होते हैं तो नोवोवोरोनेश न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला तय। यानी कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले में यूक्रेन नाकाम रहा है। यहां ना तो कोई कर्मचारी हताहत हुआ है, ना ही किसी न्यूक्लियर यूनिट को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा विकिरम का स्तर भी सामान्य है। तो क्या बारी लेनिनग्राद की है? और अगर है तो हमला कब होगा? सूत्र दावा कर रहे हैं कि यूक्रेनी सेना लेनिनग्राद न्यूक्लियर पावर प्लांट को तुरंत निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि हमले को दुर्घटना का रूप देने के लिए थोड़े समय सामान्य हमले करेगा। इसके अलावा रणनीति में बदलाव कर एजेंट्स के जरिए भी हमले को अंजाम दे सकता है। सिर्फ यही नहीं,
माना यह भी जा रहा है कि रूस के लिए न्यूक्लियर संकट गहराने के लिए ज़ेलेंस्की लेनिनग्राद और नोवोबोरोनिश न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक साथ टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन मुमकिन है कि अब तक की रणनीति में बदलाव कर तीनों न्यूक्लियर प्लांट में से किसी एक को अगला टारगेट बना सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध विराम के किसी भी मंच पर पहुंचने से पहले रूस कमजोर हो जाए, और अगर रूस कमजोर हुआ तो लैंड डील की शर्तों पर पुतिन को झुकाया जा सकता है। इसके अलावा अगर पुतिन वार्ता में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें युद्ध का दोषी साबित किया जा सके। इस स्थिति में अमेरिका को यूक्रेन के पक्ष में प्रत्यक्ष भूमिका निभानी पड़ेगी। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेनी हमले के बाद पुतिन और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। पश्चिमी दिशा के उन सभी न्यूक्लियर प्लांट, रिफाइनरीज और पाइपलाइन की सुरक्षा उन्होंने बढ़ा दी है जो यूक्रेन के टारगेट पर है। इसके अलावा पुतिन एक्सीडेंट की रणनीति पर यूक्रेन के लिए भी संकट बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यमन में स्ट्राइक से जुड़ा अपडेट है। ईरान का मिलिट्री कंपाउंड भी ध्वस्त। ईरान का मिलिट्री कंपाउंड ध्वस्त। यमन में अल नहादीन मिलिट्री कंपाउंड बर्बाद कर दिया इजरायल ने। हमले में ईरानी मिसाइल डिपो भी तबाह। और यमन में इजरायली हमले से जुड़ा एक और अपडेट है। हमले में 2 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। इजरायल की स्ट्राइक में 5 लोग घायल भी हुए। तो यूक्रेन में बेकसूर मारे जा रहे हैं। बच्चों पर हो रहे हमलों को लेकर अमेरिका की फर्स्ट लेडी का दर्द छलक चुका है। उन्होंने इसे रोकने के लिए पुतिन को चिट्ठी भी लिखी थी। अब ऐसी चिट्ठी तुर्की की फर्स्ट लेडी ने लिखी जिसमें गाजा में बच्चों पर हो रहे हमले की याद दिलाई। मेलानिया को याद दिलाया है कि यूक्रेन के बच्चों के अलावा गाजा के बच्चों पर भी संकट है। ऐसे में संवेदना जताने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। गाजा में इजराइल का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। चारों तरफ बारूदी जलजला आया हुआ है। हमास लड़ाकों को मारने के लिए शरणार्थी कैंपों पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। रोटी को तरसते बच्चे मारे जा रहे हैं। अस्पतालों पर भी हमले हो रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि वह हमास लड़ाकों को टारगेट कर रहा है, जबकि कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें दावा किया है कि हमलों में बच्चे मारे जा रहे हैं। अब गाजा की तबाही को लेकर तुर्की की फर्स्ट लेडी एमाइन एर्दोआन ने एक ओपन लेटर लिखा है जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया के लिए है। उन्होंने लिखा है, अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने जो संवेदना यूक्रेन के बच्चों के लिए दिखाई है, वैसी ही सहानुभूति गाजा के बच्चों के लिए भी दिखाएं। हजारों लोगों के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है, लेकिन 10 लाख से ज्यादा लोगों को बचाने का अभी भी समय है। गाजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। 62,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें 18,000 बच्चे भी शामिल हैं। आपने पुतिन को यूक्रेन के अनाथों पर रहम करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। ऐसी ही चिट्ठी नेतन्याहू को भी लिखी और गाजा संकट समाप्त कराई। दरअसल अब मामला तुर्की की फर्स्ट लेडी वर्सेस अमेरिका की फर्स्ट लेडी हो चुका है, जिसमें दुनिया में कहीं भी बच्चों पर संकट हो उसके लिए एक जैसी संवेदना होनी चाहिए। मानवीयता में भेदभाव नहीं होना चाहिए।
हालांकि मेलानिया की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इमाइन एर्दोआन के समर्थन में कई देशों के लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे। साथ में गाजा के बच्चों की तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं और यूक्रेन के बच्चों की। यूक्रेन के लिए पुतिन को विलेन बताया जा रहा है, तो गाजा के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को। आपको बता दें, अलास्का दौरे पर पुतिन को मेलानिया की चिट्ठी ट्रंप ने दी थी, जिसमें यूक्रेन संकट जल्द सुलझाने के लिए कहा था। हालांकि शांति प्रक्रिया की वार्ता फिर से अटक गई है। न ही यूक्रेन में युद्ध विराम की आशंका है, न ही गाजा में भी ऐसी कोई कोशिश दिख रही है। इस बीच गाजा में इजराइल के हमले रुके नहीं। देर अल बलाह में एक अस्पताल पर बमबारी की, जिसमें कई बच्चे भी मारे गए। साथ ही खान यूनिस और राफा के रिफ्यूजी कैंप पर भी हमले हो रहे हैं, जहां बेकसूर मारे जा रहे हैं। जबकि आईडीएफ का दावा है कि हमास के खात्मे के लिए टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया में युद्ध के कई फ्रंट खुले हैं, जहां शांति स्थापना के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दो दुश्मनों को समझौते की मेज पर लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोरियाई प्रायद्वीप में भी जंग की चिंगारी फूट गई, जो एक नया फ्रंट खुलने के संकेत हैं। अमेरिका से अदावत के मोर्चे पर उत्तर कोरिया का अगर कोई पहला टारगेट है तो वो दक्षिण कोरिया है। कोरियाई प्रायद्वीप का वो पड़ोसी जो जमीनी सीमा भी साझा करता है। इसीलिए किम जोंग ने दक्षिण कोरिया को टारगेट पर ले लिया है। उत्तर कोरिया का कदम बदल रहा समीकरण। सामान्य संघर्ष के मोर्चे पर तनाव कोरियाई प्रायद्वीप में आम बात है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने युद्ध की चिंगारी सुलगा दी। दावा है कि 30 उत्तर कोरियाई सैनिकों ने सीमा पार की। इन सैनिकों ने दक्षिण कोरिया की सीमा में घुसपैठ की, जिसके बाद दक्षिण कोरिया की तरफ से चेतावनी दी गई। घुसपैठिए सैनिकों पर गोलीबारी कर उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया। दक्षिण कोरियाई न्यूज एजेंसी योनहाप के अनुसार यह घटना रविवार को हुई है, जिसकी जांच अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान यूएनसी ने की और घुसपैठ की घटना को सही पाया गया। यूएनसी के प्रवक्ता के मुताबिक उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरियाई सेना पर आरोप लगाया था। आरोप यह था कि सीमा सील परियोजना में तैनात सैनिकों पर उन्होंने गोलियां चलाई थी, लेकिन जांच में पता चला कि उत्तर कोरिया के 30 सैनिक दक्षिण कोरिया की सीमा लांघ चुके थे। उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीमावर्ती क्षेत्र में निर्माण करने की कोशिश की। यही वजह है कि जैसे ही उत्तर कोरिया के सैनिकों पर फायरिंग हुई, उत्तर कोरिया ने जंग की तैयारी शुरू कर दी।